दोस्तों, एंग्रो फर्टिलाइज़र एक ऐसी कंपनी जिसने मुश्किल वक्तों में भी लोगों को अपने कंसिस्टेंट डिविडेंड से उनके किचन चलाए। और मैं ख़ुद बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, और डिविडेंड्स जो हैं उनको पैसिव इनकम के लिए यूज़ करते हैं। अब वो कंपनी जो कंसिस्टेंटली कभी 5, कभी 6, कभी 7 रुपये क्वार्टर का डिविडेंड देती हुई आ रही थी, उसने पिछले दोनों क्वार्टर्स में 2-2 रुपये का डिविडेंड दिया है। और परेशानी की बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। अगर हम पिछले 2 साल में चले जाएं तो इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी एफएफसी, उसका शेयर जो है वो 150 रुपये से ऑलमोस्ट 550 पे गया हुआ है, और एंग्रो फर्टिलाइज़र आज भी तकरीबन 200 के करीब है। तो यकीनन जो लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं थोड़े से परेशान भी होंगे, सोच रहे होंगे कि इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, कंपनी में कुछ बहुत मेजर चेंज तो नहीं आ गया। और ये वो लोग हैं जो बिल्कुल भी जो है कंपनी की डेवलपमेंट्स फॉलो नहीं करते, सिर्फ जब डिविडेंड आता है तो थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं। और दूसरी तरफ वो वाले इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि क्वार्टरली रिजल्ट को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, जीआईडीसी पे आगे क्या एक्सपेक्टेड है उसको भी स्टडी कर रहे होते हैं, यूरिया की सेल्स कैसी हो रही हैं उसको भी स्टडी कर रहे होते हैं। तो आज हम दोनों फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म में एग्रो फर्टिलाइज़र कैसा है और अगले कुछ क्वार्टर्स में इसकी आउटलुक कैसी लग रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा लोग जैसे देखते हैं एग्रो फर्टिलाइज़र के पास यूरिया की बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है, क्योंकि दुनिया में यूरिया बहुत महंगा हुआ है। अगर इसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी तो एग्रो फर्टिलाइज़र के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी हम डिटेल में एनालाइज़ करेंगे। दोस्तों, मैं हूँ अब्दुल रहमान नजम, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यह सब हो क्यों रहा है। फौजी फर्टिलाइज़र, एग्रो फर्टिलाइज़र के बिज़नेस दोनों सेम इंडस्ट्री, लेकिन इतनी ज़्यादा डाइवर्जेंस आ क्यों रही है, ताकि आप समझ सकें ये पूरे इसके पीछे लॉजिक क्या है और अगले साल क्या होगा, उससे अगले साल क्या होगा, उसको देखते हुए एक लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकें। 2024 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब यूरिया इंडस्ट्री की सब्सिडी ख़त्म की आईएमएफ के कहने पे, तो क्योंकि एग्रो फर्टिलाइज़र एसएनजीपीएल से गैस लेता था, इनका गैस रेट जो है उसको 1600 रुपये कर दिया गया। लेकिन एफएफसी और फातमा फर्टिलाइज़र क्योंकि अपना मेजर पोर्शन ऑफ गैस डायरेक्ट मारी एनर्जी से लेते थे, तो वो रेट 600 पे ही लॉक रहा। और हुआ ये कि इसकी वजह से एग्रो फर्टिलाइज़र की जो एक खाद की बोरी थी वो तकरीबन 200 से 250 रुपये एफएफसी और फातमा फर्टिलाइज़र से महंगी हो गई। कंपनी ने सोचा कि पाकिस्तान में तो 6 से 6.5 मिलियन टन यूरिया बनता है और इतनी ही डिमांड है, अगर हम 200 रुपये महंगी भी रखेंगे अपना बैग तो एंड में बिकना तो है ही। लेकिन फिर 2025 के शुरू में वीट क्राइसिस हो गया, और जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर होता है उसके अंदर जो मेजर यूरिया सेल होता है वो वीट क्रॉप से ही लिंक्ड होता है। तो उधर जब थोड़ी सी डिमांड यूरिया की कम हुई तो ज़ाहिर फार्मर क्या करेगा, वो तो यही करेगा ना कि जहाँ से सस्ता बैग मिल रहा है मैं वो ख़रीद लेता हूँ। और उन्होंने उन्हीं कंपनीज़ को प्रेफर किया जिनका बैग जो है 200 रुपये सस्ता था। और पिछले साल के आखिर में जाके जो एग्रो फर्टिलाइज़र ने सोचा होता कि हमारा बैग भी बिक ही जाएगा, एंड में जाके 2025 में अपनी सारा प्रोडक्ट सेल करने के लिए इनको 200 से 300 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ा। और अब ये सेम चीज़ जो है इस साल भी रिपीट हो रही है, क्योंकि यूरिया की जो डिमांड होती है वो तकरीबन 40 से 42% पहले 6 महीनों में होती है, और जो 58 से 60% होती है वो आखिरी 6 महीनों में होती है। और अभी अगर आप लेटेस्ट कमेंट्री सुनेंगे कंपनीज़ की कि जो 2026 का साल है उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6.5 मिलियन टन यूरिया सेल होगा। और अभी 7 महीने ख़त्म हो गए हैं, अभी तक सिर्फ 3.1 मिलियन टन यूरिया की सेल हुई है। यानी कि अगले 5 महीने में कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 3 मिलियन टन से ज़्यादा की सेल होगी। और यहाँ पे एग्रो फर्टिलाइज़र के पास ऑलमोस्ट 7 लाख टन यूरिया ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और ये इन 5 महीनों में और भी प्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ प्लांट्स पाकिस्तान में एलएनजी पे भी चलते थे, जो कि पंजाब में लोकेटेड है। बहुत बड़े प्लांट्स नहीं हैं, लेकिन एवरी टन ऑफ यूरिया काउंट्स। तो जैसे आपने देखा होगा एग्रीटेक भी आजकल बंद है, फातमा फर्टिलाइज़र का शेखुपुरा प्लांट इवन तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया, बट कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये भी बंद है। तो ये जितने महीने जो है बंद रहेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन का लॉस हो जाएगा, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि एग्रो फर्टिलाइज़र के पास जितना ज़्यादा यूरिया पड़ा हुआ है वो उसको अपनी मर्ज़ी की प्राइस पे जो है सेल कर सकते हैं। तो अगले 5 महीनों में मोस्ट प्रॉब्ली एग्रो फर्टिलाइज़र जो है 1 मिलियन टन के आसपास यूरिया जो है वो बना लेगा। और एग्रो फर्टिलाइज़र की जो यूरिया की प्राइस है वो आज भी एफएफसी के बराबर है या उससे थोड़ी सी कम है, और एफएफसी के पास और फातमा के पास ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है। तो जो अगले 6 महीनों में ऑलमोस्ट 3 मिलियन टन से ज़्यादा यूरिया सेल होना है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 1.4 से 1.6 मिलियन टन के बीच में एग्रो फर्टिलाइज़र की सेल होगी।
और जब ये सेल होगी तो सेकेंड हाफ के जो प्रॉफिट्स हैं और जो डिविडेंड्स हैं वो पहले हाफ से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, और आप ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि अगर 1.5 मिलियन टन यूरिया की सेल होती है एंग्रो फर्टिलाइज़र की तरफ से, तो इनका जो प्रॉफिट है अगले 6 महीने का कंबाइंड वो तकरीबन 15 रुपीज़ पर शेयर बन जाएगा। और इसी के आसपास जो है कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस कर देगी, क्योंकि लेटेस्ट कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में कंपनी ने अगेन बताया है कि हमारी डिविडेंड पॉलिसी जो है वो मेंटेन्ड है। एक और तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद आपको ये बेहतर समझ आ जाए। अभी जो 6 महीने हो गए हैं उसके अंदर जो प्रॉफिट है एंग्रो फर्टिलाइज़र का तकरीबन जो है 4 से 5 रुपये पर शेयर है, और इन्होंने जो सेल की है इन्हीं 6 महीनों में वो तकरीबन 6 लाख टन यूरिया की है। तो जब सेल जो है 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगी तो आप 5.5 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 13-14 रुपये बन जाता है। और फिर ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं, डेप्रिसिएशन, सैलरीज़, ये सारे फिक्स्ड होते हैं। तो जब आप ज़्यादा क्वांटिटी सेल करते हैं तो थोड़ा सा आपका प्रॉफिट इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल या बेटर फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन की वजह से भी आता है। उस तरीके से आप ये जो एस्टिमेट है कि कंपनी की जर्नी फ्रॉम 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट हाफ टू अराउंड 14 to 15 रुपीज़ इन द सेकेंड हाफ तक भी पहुँच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप सुनते रहते हैं कि दुनिया में जो यूरिया है उसकी प्राइस कोई 12-13 हज़ार पर बोरी के अराउंड चल रही है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यूरिया को एक्सपोर्ट करके 5 लाख टन, 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट करके बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये इजाज़त दी तो सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री किसके पास पड़ी है? एंग्रो फर्टिलाइज़र के पास। और इसका इम्पैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी अगर हम समझें 4-4.5 हज़ार का बैग बिकता है और हर बैग पे कंपनी लेट से 2,000 रुपये कमाती है, तो जब वही बैग 10,000 रुपये का बिकेगा तो 2,000 पर बैग के बजाय जो प्रॉफिट है वो कोई 6,000-7,000 पर बैग होगा। इस पूरे सिनेरियो के होने के क्या चांसेस हैं मेरे हिसाब से, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है शेयर करना चाहता हूँ। यूएस ईरान वॉर के टाइम पे डेटा के साथ हमने आपको मार्च-अप्रैल के महीने में गाइड किया और बताया कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया यूजिंग एग्जांपल्स, ताकि आपकी कन्विक्शन बढ़े। और आप देखें पिछले 100 डेज़ में स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की आउटलुक भी काफ़ी अच्छी लग रही है। मेरी एनालिसिस कहती है कि 2025 की तरह 2026 के सेकेंड हाफ में भी बिल्कुल जिस तरह 2025 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन जो इम्प्रूव हुई थी, फिर इंटरेस्ट रेट नीचे आए और मार्केट का साइडवेज फेज़ जो था अर्ली 2025 में वो भी कंप्लीट हुआ, फिर जुलाई 2025 ऑनवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग रैली बनी। मेरे हिसाब से ये रिपीट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि बजट 2026 में सुपर टैक्स कम हो गया है। और ये चीज़ मैं आपको पिछले 6 महीने से बता रहा था। बैठे बैठे सुपर टैक्स कम होने की वजह से कंपनीज़ के प्रॉफिट जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। लास्ट 6 मंथ्स का साइडवेज फेज़ भी कंप्लीट हो गया है। मेरे हिसाब से आउटलुक काफ़ी अच्छी है, और 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसकी ऑडिटेड रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप अवेल करना चाहते हैं और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड भी करना चाहते हैं तो हमारी SECP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें और हम आपको रीच आउट करेंगे। एक्सपोर्ट की इजाज़त मिलेगी कि नहीं, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक नॉर्मलाइज्ड इन्वेंट्री क्या होती है यूरिया की, कि कितना यूरिया जो है वो इकट्ठा हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी कि अब जो है हमें इसे एक्सपोर्ट कर देना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। और यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि सब एनालिस्ट जो हैं जो गलती कर रहे हैं वो असल में देख रहे हैं कि 2 साल पहले जो इन्वेंट्री होती थी या 3 साल पहले जो यूरिया की इन्वेंट्री होती थी, आज जो है वो उससे 4 गुना हो गई है, 5 गुना हो गई है। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की इजाज़त दे देनी चाहिए। तो इस पूरी चीज़ को समझने के लिए हम ज़रा चले जाते हैं 2-3 साल पहले। उस वक्त जो है आपको पता है यूरिया में ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, बैग बनता नहीं था। उससे पहले जो है उसके बायर्स जो है वो फैक्ट्री के बाहर खड़े होते थे। तो जो यूरिया की इन्वेंट्री थी वो कोई 1-2 लाख टन पे आ गई थी। और अगर आप देखें पाकिस्तान में जो नॉर्मल डिमांड है एक महीने की वो 5 लाख से भी ज़्यादा है। और आप में से जो लोग थोड़ा सा इंडस्ट्री में काम करते होंगे आपने देखा होगा कि 2 से 3 महीने की इन्वेंट्री रखना किसी भी इंडस्ट्री में वो बहुत ही नॉर्मल होता है। तो मेरे हिसाब से तो 1 मिलियन टन की भी अगर आपके पास इन्वेंट्री हो जाए यूरिया की तो वो सिर्फ 2 महीने की इन्वेंट्री है। और कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी कि पहले वो उसको एक्सपोर्ट करे, फिर अगर कोई क्राइसिस आ गया तो उसको फिर से इंपोर्ट करे महंगे दामों पे और एक पूरा जो है पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करे, फार्मर्स की ज़िंदगी भी ख़राब करे और एक पूरा जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा है उसको डिस्टर्ब करे।
और फिर मैंने आपको जैसे अभी बताया कि कुछ पंजाब में जो प्लांट्स हैं जो कि एलएनजी पे चलते हैं, वो जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो जाता है और शिप आनी मुश्किल हो जाती है या एलएनजी बहुत महंगी हो जाती है, तो फिर वो भी कभी कभी बंद हो जाते हैं, तो वहाँ से भी प्रोडक्शन जो है वो लॉस होती है। और चलें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे भी दी, तो आपको नहीं पता ये बात कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है इसको कम प्राइस पे गैस दी जाती है ताकि फार्मर्स को कम प्राइस पे यूरिया दिया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब ये इजाज़त दे रही होगी एक्सपोर्ट की, तो वो कंपनीज़ को क्यों अलाउ करेंगे कि वो बैग जो आप 5,000 4,500 बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं, वो मुफ्त में आप 10,000 12,000 का बेचें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट टैक्स भी तो लगा सकती है, और एक्सपोर्ट टैक्स जो है वो जो लोकल प्राइस है और जो इंटरनेशनल प्राइस है उसका डिफरेंस एक तरह से एक्सपोर्ट टैक्स में भी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्लाई करके इन कंपनी से कलेक्ट कर सकती है। तो मेरे हिसाब से एंग्रो फर्टिलाइज़र में ये जो एक्सपोर्ट वाला केस है और उसकी वजह से जो अर्निंग्स इंक्रीज़ हो सकती हैं, उसको मैं तो अपनी कैलकुलेशन में कभी भी इंक्लूड नहीं करता। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं GIDC पे और प्रेशर इन्हांसमेंट फैसिलिटी, जिसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। GIDC पे मेरी एनालिसिस ये है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र ने जो GIDC में अमाउंट पेबल हो सकती है वो कोई 18-20 अरब रुपए के करीब है, और यही अमाउंट जो FFC है उसके लिए कोई 80-85 बिलियन रुपीज़ है। और आपने देखा है कुछ महीनों पहले जो है इस पर डिस्कशन हो रही है कि हो सकता है कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ जाए कि आपने ये पेमेंट करनी है। हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल का पेमेंट प्लान मिल जाए, लेकिन इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि ये जो सेस अप्लाई हुआ था ये फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को पे करना पड़े। और इस चीज़ को अगर हम कंबाइन कर लें प्राइसिंग पावर से, जैसे आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान में यूरिया की प्राइस होती है इंटरनेशनल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होती है, और अगर कोई ऐसा फैसला आता है कि आपने GIDC की अमाउंट जो है वो 4 साल में पे करनी है, हो सकता है ये कंपनीज़ कोई तकरीबन 100 रुपये अपनी बैग प्राइस इंक्रीज़ कर दें। और अगर ऐसा सिनारियो हुआ तो फिर क्योंकि एंग्रो फर्टिलाइज़र की जो अमाउंट पे करनी है GIDC की वो कंपेयर टू FFC कम है, और जो बेनिफिट होगा 100 रुपये प्राइस इंक्रीज़ करने का वो एंग्रो फर्टिलाइज़र का प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे ज़्यादा होगा, तो एंग्रो फर्टिलाइज़र GIDC की एक बेनिफिशियरी भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन की है कि GIDC कलेक्ट करने के लिए कुछ मार्जिनल सा इंक्रीज़ यूरिया बैग प्राइस में हो सकता है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर एंग्रो फर्टिलाइज़र को भी इसका नेट नुकसान होगा, जो कि तकरीबन आफ्टर टैक्स बेसिस पे अगर देखें तो 10 रुपये पर शेयर बन जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रेशर इन्हांसमेंट फैसिलिटी की, और ये एक प्रोजेक्ट है कि कंपनी को और पूरी इंडस्ट्री को जो है सही तरीके से सही सप्लाई पे गैस सप्लाई जो है वो मिलते रहे फ्रॉम हबीब राही रिजर्वायर, जो कि मारी एनर्जीज़ के अंदर आता है, क्योंकि ये रिजर्वायर बहुत पुराना हो गया है। तो इस वजह से तीनों कंपनीज़ जो हैं मिल के $300 मिलियन इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, और जो एंग्रो फर्टिलाइज़र का शेयर है वो $100 मिलियन है, और आज तक के हिसाब से 28 बिलियन में से 20 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। और ये जो प्रेशर इन्हांसमेंट फैसिलिटी है ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 में जो है कंप्लीट हो जाएगी। और यही रीज़न है कि पिछले 1-1.5 साल में एंग्रो फर्टिलाइज़र की जो डेट है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है, बट स्टिल जब सेकेंड हाफ में ज़्यादा यूरिया सेल होगा और उससे जो प्रोसीड्स आएंगे तो डेट अभी भी मैनेजेबल लेवल पे है। और प्रेशर इन्हांसमेंट फैसिलिटी की लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, मैंने ये ट्रेंड देखा है जब भी ये फर्टिलाइज़र कंपनीज़ कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करती हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जाके कहती हैं कि अब हम ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट आप हमें 50 रुपये 100 रुपये पर बैग यूरिया की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करने दें, ताकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उस पर एक डिसेंट रिटर्न जो है कमा सकें। अब मैं इस पर 100% कन्फर्म नहीं हूँ, और मैंने अपने पास ये क्वेश्चन लिखा भी हुआ है। फ्यूचर में कभी एंग्रो फर्टिलाइज़र या किसी और फर्टिलाइज़र कंपनी की मैनेजमेंट से पूछूंगा कि जब ये प्रेशर इन्हांसमेंट फैसिलिटी जो है कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम थोड़ा सा यूरिया बैग प्राइस में इंक्रीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपने गवर्नमेंट से डिस्कस करके इसको करंट प्राइस में इनबिल्ट कर लिया है। और शॉर्टकट आप ये यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में कभी भी किसी भी वजह से अगर यूरिया की प्राइस 100 रुपये बढ़ जाए और कॉस्ट में कोई डिफरेंस ना आए, तो उसकी वजह से एंग्रो फर्टिलाइज़र जो तकरीबन 2-2.25 मिलियन टन एक साल में यूरिया प्रोड्यूस करता है, और 2-2.25 मिलियन टन में तकरीबन 40 से 45 मिलियन बैग होते हैं, तो अगर 100 रुपये इंक्रीज़ होते हैं तो कंपनी को तकरीबन 4 से 4.5 अरब प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज़ हो जाता है। इसको आप आफ्टर टैक्स बेसिस पे करेंगे तो ये तकरीबन 2.5 से 3 अरब रुपए बन जाते हैं, और पर शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 2 रुपये बन जाते हैं। तो एक शॉर्टकट भी आपने सीख लिया कि एंग्रो फर्टिलाइज़र की बैग प्राइस अगर 100 रुपये से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, तो जो EPS और डिविडेंड है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 रुपये से पूरे साल में कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है।
तो दोस्तों ये थी आज की स्पेशल वीडियो जिसमें एक बहुत ही पॉपुलर और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी एंग्रो फर्टिलाइज़र पे मैंने अपने थॉट्स डिस्कस किए, हमारे डिविडेंड इन्वेस्टर्स की फेवरेट कंपनी की आउटलुक भी डिस्कस की, GIDC प्रेशर इन्हांसमेंट फैसिलिटी, एक्सपोर्ट की अलाउंस मिलेगी कि नहीं, इन सब चीज़ों पे जो है अपने थॉट्स शेयर किए। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिजनेस साइकिल्स, पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स और कंपनीज़ को एक ओनर के नज़रिए से समझ लें वंस एंड फॉर ऑल, तो हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 6.0 और एजुकेशनल मटेरियल को ज़रूर एक्सप्लोर करें, जहां मैं आपको रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ के ज़रिए ये सिखाऊंगा कि हम क्वालिटी बिजनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और हर बिजनेस साइकिल में नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढते हैं। क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी का एक ही असूल है, इंसान चाहे जितना भी कमा ले, जब तक वो एसेट्स क्रिएट ना करे तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। और एसेट्स बनाने का मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वेज इज़ इन्वेस्टमेंट की आदत को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेना। सी यू इनसाइड। अपना बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान नजम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।